हेलो बच्चों, एमपी टीचर्स गिल्ड में आपका स्वागत है। आज हम राष्ट्रीय मेंस, नेस और ओलंपियाड में आने वाले सामाजिक विज्ञान के कुछ क्वेश्चन देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, 2020 एक लीप वर्ष था, अगला लीप वर्ष होगा। तो बेटा हम सबसे पहले पता कैसे करेंगे कि कोई भी साल जो है वो लीप वर्ष है। तो हम किसी भी वर्ष में अगर हम 4 का भाग देते हैं तो वो क्या होता है, लीप वर्ष होता है। अगर शेषफल क्या आ जाए, 0 आ जाए। तो इसको करके देखते हैं कि ये लीप है कि नहीं है। 4 पंचे 20, फिर यहाँ पे 0 बचेगा और फिर अगर हम दो संख्याओं को उतारेंगे तो यहाँ पे क्या लगाएंगे, 0, और यहाँ पे कितना आएगा, 20। 4 पंचे 20, तो कितना आ जाएगा, शेषफल क्या आ गया, 0। जब शेषफल किसी भी सन में अगर हम 4 का भागते हैं और शेषफल 0 आ जाए तो वो वर्ष क्या होगा, लीप वर्ष आता है। और लीप वर्ष के हर 4 साल में आता है। तो 2020 में अगर हम 4 साल और जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 2024। तो अगला लीप वर्ष जो होगा वो कब आएगा, 2024 में आएगा। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक लीप वर्ष में कितने दिन होते हैं? तो नॉर्मल जो साल होते हैं उनमें कितने दिन होते हैं, 365 दिन। लेकिन लीप वर्ष में क्या होता है, उसमें एक दिन बढ़ जाता है। कब बढ़ता है वो, फरवरी में। फरवरी में कितने दिन हो जाते हैं, 29 दिन हो जाते हैं। तो टोटल मिला के कितने दिन हो जाते हैं फिर, 366 दिन। तो एक लीप वर्ष में कितने दिन होते हैं, 366 दिन होते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रदीप्त व्रत कहते हैं। तो प्रदीप्त व्रत किसे कहते हैं? ग्लोब पर वह व्रत जो तापमान को विभाजित करता है, कि ग्लोब पर वह व्रत जिसके द्वारा किसी स्थान की सही स्थिति ज्ञात की जाती है, कि ग्लोब का वह व्रत जो दिन और रात को विभाजित करता है। तो प्रदीप व्रत क्या होता है, ग्लोब पर वह व्रत जो दिन और रात को क्या करता है, विभाजित करता है। वो क्या कहलाता है, प्रदीप व्रत कहलाता है। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 21 जून को सूरज की किरणें किस रेखा पर पड़ती हैं? तो मैंने आपको 3 रेखाएं बताई थी। कौन कौन सी, भूमध्य रेखा, मकर रेखा और कर्क रेखा। ठीक है, तो बीच में क्या थी, भूमध्य रेखा। ऊपर 23.5 डिग्री पे क्या थी, कर्क रेखा। और नीचे 23.5 डिग्री पे कौन सी थी, मकर रेखा। ठीक है, तो हमसे बोल रहे हैं 21 जून को सूरज की किरणें किस रेखा पर पड़ती हैं? तो कौन सी रेखा पर पड़ती हैं 21 जून को, हमारी कर्क रेखा पर। जो 21 जून के दिन जो है वो कर्क रेखा पर जो सीधे सूरज की जो किरणें होती हैं वो सीधे पड़ती हैं। ठीक है, समझ में आया बच्चों? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। और 21 जून को कौन सा दिवस मनाया जाता है, योगा दिवस। ये भी याद रखिएगा। ठीक है, योगा दिवस। और 21 जून को ही सबसे बड़ा दिन होता है। ठीक है, उत्तरी गोलार्ध में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन है। तो मैंने ये भी बताया था आपको कि उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन कब होता है, 22 दिसंबर को। और सबसे बड़ा दिन कब होता है, 21 जून को। समझ में आया बच्चों? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। रूट चिन्हों को सही जोड़ी मिलाइए। तो बड़ी रेलवे लाइन का कैसा चिन्ह होता है, कच्ची सड़क का कैसा होता है, पक्की सड़क का कैसा होता है और अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं का कैसा होता है। ठीक है, ये हमको मिलाना है। तो इसमें देखो, जो बड़ी जो रेलवे लाइन होती हैं वो कैसी होती हैं, उनका चिन्ह कैसा होता है, ऐसा। ठीक है ना, जो बड़ी रेलवे लाइन होती है। और जो कच्ची सड़कें होती है, देखो यहाँ पे वैसे दिख रहा है बिल्कुल डैश 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 है, तो ये कच्ची सड़कों का साइन है। ठीक है, और पक्की सड़कें किस तरह से होंगी, तो पक्की सड़कें एकदम समांतर ये वाली होंगी। ठीक है, और अंतर्राष्ट्रीय सीमा कौन सी होती है, ऐसे। तो ये चारों चिन्ह आप ध्यान से देखिएगा। तो इसमें कौन सा देखिए, 1 का सी। तो 1 का सी कहाँ पर है, फर्स्ट ऑप्शन है, डी ऑप्शन भी है। और दूसरी का कच्ची सड़क कैसी, डी। तो डी कहाँ पर है, यहाँ पे। तो ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मानचित्र में नीले रंग का इस्तेमाल किसे दिखाने के लिए किया जाता है? तो किसे, जो नीले रंग का जो नीले जो कलर है वो किस लिए यूज किया जाता है? तो वह नीला, पानी नीला होता है तो किसको दर्शाने के लिए किया जाता है, जलाशय को दर्शाने के लिए नीले रंग का प्रयोग किया जाता है। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मानचित्रों के ऊपर दाहिनी तरफ बना तीर का निशान किस दिशा को बताता है? तो कौन सी साइड का, दाहिनी तरफ। देखते हैं। ठीक है, तो जो दाहिनी तरफ है, दाहिनी तरफ वो वाला मानचित्र में जो निशान होता है वो किस दिशा को बताएगा, उत्तर की ओर को बताता है। ठीक है, मानचित्र में जो ऊपर की ओर दाहिनी तरफ, जो ऊपर की ओर दाहिनी तरफ, ठीक है ना, तो ये बना तीर किस तरफ कहलाएगा, उत्तर की ओर कहलाता है। ठीक है बेटा, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इनमें से मानचित्र का घटक नहीं है। तो मानचित्र हमें क्या क्या चीजें बताते हैं वो बताना है हमको। ठीक है, तो क्या नहीं है, दूरी, हमें मानचित्र से दूरी पता चलती है, हमें दिशा पता चलती है और हमें प्रतीक। हमें क्या पता नहीं चलते हैं, पर्वत। ठीक है बच्चों,
तो मानचित्र का घटक नहीं है, तो मानचित्र का घटक क्या नहीं है, पर्वत है। लेकिन आप ये भी याद रखिएगा कि मानचित्र का घटक कौन कौन से, तो कौन कौन से हैं, दूरी, दिशा और प्रतीक। प्रतीक चिन्ह बने रहते हैं मानचित्र, आप देखिएगा, है ना। दिशा भी आपको बताई जाती है कि किस दिशा में कहाँ पर जाना है, और दूरी कितनी कितनी डिस्टेंस है। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। दिक् सूचक यंत्र का प्रयोग किसके लिए किया जाता है, तो दिक् सूचक का किसके लिए किया जाएगा, दिक् मतलब क्या होती है, दिशा, तो दिशा का पता लगाने के लिए हम किसका यूज करते हैं, दिक् सूचक का। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सड़क मानचित्र, वर्षा मानचित्र, वन तथा उद्योगों के विवरण को प्रदर्शित करने वाले मानचित्र कहलाते हैं। तो कौन से मानचित्र कहलाते हैं वो, जो सड़क मानचित्र को बताते हो, वर्षा मानचित्र बताते हो तथा वन और उद्योगों का विवरण करते हो, तो वो जो मानचित्र हैं वो कौन से कहलाते हैं, थीमेटिक मानचित्र कहलाते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा मानचित्र राजनीतिक मानचित्र नहीं है, मतलब कि जो कि राजनीति को दर्शाते हैं वो कौन सा वो नहीं है। ठीक है ना, मानचित्र। तो राज्यों का मानचित्र राजनीति में आएगा, नगरों का भी मानचित्र वो उसमें आएगा, उसमें राजनीतिक मानचित्र में, और देशों का भी। तो जो वनों का विवरण है वो राजनीतिक में नहीं आएगा, वो किस में आएगा, वो भौतिक मानचित्र में आएगा। ठीक है ना, तो राजनीतिक मतलब राजनीति कौन कौन से में आएगा, राज्यों का, नगरों का और देशों का मानचित्र आएगा। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मानचित्र में महाद्वीपों अथवा देशों को दर्शाने के लिए कैसा पैमाना प्रयोग किया जाता है, तो मानचित्र में कौन सा, महाद्वीप और देश, महाद्वीप भी बहुत बड़े बड़े हैं और देश भी बड़े बड़े हैं, तो उनको दर्शाने के लिए कौन सा करेंगे, कौन सा पैमाना प्रयोग किया जाता है, तो बड़ा पैमाना प्रयोग किया जाता है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन। वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली नाइट्रोजन गैस का प्रतिशत है, तो वायुमंडल में सबसे ज्यादा मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है, नाइट्रोजन गैस पाई जाती है, जिसका प्रतिशत कितना है, 78% हमारे वायुमंडल में क्या पाई जाती है, नाइट्रोजन पाई जाती है। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत की प्रथम महिला जिन्होंने 23 मई 1984 को एवरेस्ट पर कदम रखा, उनका नाम था, तो उनका नाम भारत की क्या है, प्रथम महिला, भारत की जो पहली महिला जिन्होंने एवरेस्ट पर कदम रखा उनका नाम क्या है, बछेंद्री पाल। और कब रखा था उन्होंने, 23 मई 1984 को। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि उन्होंने कब रखा, तो कब रखा, 23 मई 1984 को। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। विश्व का सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान किस महाद्वीप में स्थित है, तो विश्व का सबसे बड़ा जो गर्म रेगिस्तान है वो कहाँ पर स्थित है, अफ्रीका में स्थित है, और कौन सा था, तो वो सहारा मरुस्थल है। ठीक है बच्चों, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। माउंट एवरेस्ट की समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है, तो जो माउंट एवरेस्ट है उसकी समुद्र तल से ऊंचाई 8,848 मीटर है। ठीक है, कहाँ पर है, नेपाल में। नेपाल में इसको, माउंट एवरेस्ट को क्या कहा जाता है, नेपाल में माउंट एवरेस्ट को सागर माथा कहा जाता है। ठीक है बच्चों, चलिए ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से किसे महासागरीय बेसिन कहा जाता है, तो किसको अपन महासागरीय बेसिन कहा जाता है, जो बड़े बड़े जलाशय होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, महासागरीय बेसिन कहते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। पृथ्वी के बड़े स्थलीय भूभाग कहलाते हैं, जो बड़े बड़े जो स्थल भाग हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, तो उन्हें हम क्या कहेंगे, महाद्वीप। ठीक है, क्या कहते हैं, जो बड़े बड़े जो स्थल हैं, जो मैदानी एरिया है जहाँ पर हम रहते हैं वो क्या है, उन्हें हम क्या कहते हैं, महाद्वीप कहते हैं। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन सी पर्वत श्रृंखला एशिया एवं यूरोप महाद्वीप को अलग करती है, तो कौन सी है, तो एशिया और यूरोप को अलग करने वाली कौन सी है, यूराल पर्वत माला। ठीक है, तो किस किस को अलग करती है, यूराल पर्वत जो माला है वो एशिया और यूरोप को क्या करती है, अलग करती है। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। पौधों की वृद्धि के लिए आवश्यक गैस है, तो पौधों की वृद्धि के लिए कौन सी आवश्यक गैस है, ऑक्सीजन की, कार्बन डाइऑक्साइड की, नाइट्रोजन की, हीलियम। तो पौधों की वृद्धि के लिए सबसे जो आवश्यक गैस है वो कौन सी है, वो नाइट्रोजन गैस है। ठीक है, जो पौधों के लिए कौन सी गैस सबसे ज्यादा उपयोगी होगी, तो वो कौन सी गैस होगी, नाइट्रोजन होगी। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। पृथ्वी का ठोस भाग कहलाता है, तो पृथ्वी का जो ठोस भाग है उसे हम क्या कहते हैं, स्थल मंडल। ठीक है, जिस पर हम रहते हैं वो कौन सा मंडल है, स्थल मंडल। तो पृथ्वी का ठोस भाग क्या कहलाता है, स्थल मंडल कहलाता है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन। विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है, तो कौन सा सबसे छोटा महाद्वीप है, यूरोप की, एशिया की, ऑस्ट्रेलिया की, दक्षिण अमेरिका।
तो कौन सा सबसे छोटा महाद्वीप है? तो वो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप जो है वो सबसे छोटा महाद्वीप है। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत के प्रायद्वीपीय पठार की आकृति है। तो भारत का जो प्रायद्वीपीय पठार है, प्रायद्वीपीय पठार मतलब कि भारत के जो नीचे वाला हिस्सा है, तो वो उसका शेप कैसा है? तो उसका शेप है त्रिभुजाकार। जैसे भारत बना ना, ये वाला जो भाग है वो कौन सा भाग कहलाता है? प्रायद्वीपीय भाग कहलाता है। तो इसका जो शेप कैसा है? त्रिभुज के आकार का है, तो कैसा हो जाएगा? त्रिभुजाकार। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सुंदरवन डेल्टा निम्न नदियों के मुहाने पर स्थित है। तो सुंदरवन जो डेल्टा है वो कौन सी नदियों पर, कौन सी नदी के मुहाने पर स्थित है? तो वो गंगा और ब्रह्मपुत्र जो नदियां हैं उनके मुहाने पर स्थित है। कौन सा? सुंदरवन डेल्टा, जो कि विश्व का सबसे बड़ा नदी डेल्टा भी है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत के मध्य में से कौन सी रेखा गुजरती है? तो भारत के जो मध्य में से कौन सी रेखा गुजरती है? कर्क रेखा। जो हमारा भारत है उसके बीच में से कौन सी रेखा गुजरती है? कर्क रेखा गुजरती है। ठीक है बच्चों, और कर्क रेखा कितने डिग्री की होती है? 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। बंगाल की खाड़ी में स्थित भारत के द्वीप समूह हैं। तो बंगाल की खाड़ी में कौन सा स्थित है? तो बंगाल की जो खाड़ी है उसमें अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह स्थित है। ठीक है, आप भारत का नक्शा देखिएगा तो बंगाल की जो खाड़ी है वहां पर कौन सा है? अंडमान और निकोबार। और लक्षद्वीप समूह कहाँ पर है? अरब सागर में। ठीक है, अरब सागर के द्वीप समूह के पास में कौन सा है? लक्षद्वीप हमारा समूह है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हिमाचल के सबसे बड़े दक्षिण भाग को कहा जाता है। तो जो हिमाचल है उसके सबसे बड़े जो दक्षिणी भाग है उसको हम क्या कहते हैं? शिवालिक कहते हैं। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है। तो भारत में जो सबसे पुरानी जो पर्वत श्रृंखला है वो कौन सी है? अरावली है। ठीक है बेटा, ये याद रखिएगा, सबसे पुरानी श्रृंखला कौन सी है? अरावली जो पर्वत श्रृंखला है वो सबसे पुरानी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नर्मदा नदी किस सागर में मिलती है? तो जो नर्मदा नदी है वो कहाँ पर मिलती है? कौन से सागर में? तो वो अरब सागर में मिलती है। ठीक है बच्चों, याद रखिएगा कि नर्मदा नदी हो गई, ताप्ती नदी हो गई, तो ये सब कहाँ मिलती हैं? जाकर महासागर में अरब सागर में मिलती है। और बाकी की जो नदियां हैं जैसे गंगा हो गई, यमुना, सोन, सब ये कहाँ जाके मिलती हैं? बंगाल की खाड़ी में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। सुनामी एक विशाल सागरीय तरंग है जो समुद्र तल पर किसके कारण उत्पन्न होती है? तो जो सुनामी है वो किसके कारण उत्पन्न होती है? तो वो भूकंप के कारण उत्पन्न होती है। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। पाक जल संधि किन दो देशों के मध्य स्थित है? तो जो पाक जल संधि है वो किसके मध्य स्थित है? भारत और श्रीलंका के मध्य। ठीक है बेटा, ये याद रखिएगा, आप पाकिस्तान मत कर देना कि पाक जल संधि है तो भारत और पाकिस्तान के बीच। भारत और पाकिस्तान के बीच में स्थित कौन सी है? रेड क्लिफ रेखा है। ठीक है, और भारत और श्रीलंका के मध्य कौन सी है? पाक वाली। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। विंध्य एवं सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला में कौन सी नदी बहती है? तो यहाँ पर विंध्य पर्वत श्रृंखला है और यहाँ पे सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला है। इसके बीच से कौन सी नदी बहती है? नर्मदा नदी बहती है। ठीक है बच्चों, तो इसको याद रखिएगा आप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। रेखा चित्र अनुसार बताइए कि भारत के पश्चिम में स्थित है। ये हमको रेखा दिख रहा है, तो मैंने आपको बताया था यहाँ पर कौन सी होती है? पूर्व, यहाँ पर पश्चिम, यहाँ पर उत्तर और यहाँ पर दक्षिण। ठीक है, तो भारत के पश्चिम में कौन सा स्थित है? पश्चिम में कौन सा स्थित है? अरब सागर। तो सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। स्थल का वह भाग जो तीनों तरफ से जल से घिरा रहता है वो क्या कहलाता है? तो ऐसा भाग जो तीनों तरफ से जल से घिरा रहता है उसे हम क्या कहते हैं? प्रायद्वीपीय। ठीक है, तो द्वीप क्या होता है? जो चारों तरफ से जल से घिरा रहता है उसे हम क्या कहेंगे? द्वीप कहेंगे। और जो तीन साइड से जल से घिरा रहता है, जैसे हमारा नीचे वाला भाग, यहाँ से बंगाल की खाड़ी है, यहाँ पर अरब सागर है और यहाँ पर क्या है? अपना हिंद महासागर है। तो तीनों साइड से किससे घिरा हुआ है? जल से घिरा हुआ, इधर से भी, इधर से भी और इधर से भी। तो इसलिए इस भाग को क्या कहते हैं? नीचे वाले भाग को प्रायद्वीपीय भाग कहते हैं, मतलब कि जो भाग तीन तरफ से जल से घिरा रहता हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत का कौन सा भाग अधिक गर्म, शुष्क और रेतीला है? तो भारत का कौन सा भाग जो है अधिक कैसा है? गर्म है और शुष्क है और रेतीला है। तो कौन सा भाग है? तो भारत का जो पश्चिमी भाग है, पश्चिम भाग मतलब कि भारत का, आपने देखा है ऐसे भारत का
ऐसे जो ग्राफ है यहाँ वाला जो भाग है, यहाँ पे देखना आपने गुजरात के कच्छ होगा, यहाँ पे राजस्थान होगा, ठीक है। तो ये वाला जो भाग है, पश्चिमी भाग, वो कैसा है, गर्म है, शुष्क और रेतीला है। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, महान हिमालय पर्वत को दूसरे किस नाम से जाना जाता है। तो महान जो पर्वत हिमालय है उसे हिमाद्री के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है, हिमाद्री के नाम से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भूगोलवेत्ता अल इंद्रिसी कहाँ के निवासी थे। जो भूगोल के जो जानकार थे अल इंद्री, वो कहाँ के निवासी थे, तो अल इंद्रिसी अरब के निवासी थे, ठीक है, अरब देश के निवासी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय महाद्वीप का द्वितीय मानचित्र फ्रांसीसी मानचित्रकार ने किस सन में बनाया था। तो कौन से सन में बनाया था इन्होंने, 1720 में कि 1723 में। तो इन्होंने बनाया था 1720 ईस्वी में, ठीक है बच्चों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नई प्रौद्योगिकी जैसे सिंचाई में रहट, कताई में चरखे और युद्ध में बारूद वाले हथियारों का प्रयोग किस सन से स्टार्ट हुआ। कहाँ सिंचाई में रहट चलने, कताई में क्या होने लगे, चरखों का यूज, और युद्ध में कब क्या होने लगा, बारूद वाले हथियार। तो कब से स्टार्ट हुआ था, तो ये कब से स्टार्ट हुआ, सन 700 से 1750 के मध्य में स्टार्ट हो गया था युद्ध में बारूद वाले हथियार का प्रयोग, ठीक है बच्चों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पांडुलिपियों को कहाँ सुरक्षित रखा जाता था। पांडु जो लिपि थी उन्हें हम कहाँ पर सुरक्षित रखते थे, पुस्तकालय व अभिलेख लेखागार में, ठीक है ना। पांडुलिपि क्या होती थी, जो प्राचीन में जो वो उस पे उसके ताड़ के पत्तों पर जो लिखी जाती थी जानकर, उन्हें हम क्या कहते थे, पांडुलिपि। और वो उन्हें सुरक्षित कहाँ पर रखा जाता था, पुस्तकालय व अभिलेखागारों में, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चोल शासन में भूमि की सीमाओं को किससे चिन्हित किया जाता था। तो जो चोल शासन था उसमें जो भूमि की जो सीमाएं होती थी उसको किससे चिन्हित किया जाता था। तो उसमें तब तो मिट्टी की मेड़े तो बनती नहीं थी ऐसे, तो उसे अपन क्या करते थे, वो लोग कांटेदार झाड़ियां लगा देते थे, जिससे उनको भूमि की सीमाओं को चिन्हित कर देता था कि यहाँ से यहाँ तक, कि यहाँ से यहाँ तक हमारा खेत है, फिर यहाँ पे कांटेदार जालियां लगा देते, यहाँ हमारा खेत है। तो इस तरह से चिन्हित किया जाता था, ठीक है बच्चों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वंश के अभिलेखों में विभिन्न प्रकार के करों के लिए 400 से ज्यादा सूचक शब्द मिले हैं। तो कौन से उसमें मिले हैं, तो मौर्य वंश। तो मौर्य वंश के जो अभिलेख थे वहां पर 400 से ज्यादा क्या मिले हैं, सूचक शब्द मिले हैं, ठीक है बच्चों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्राम परिषद और नाडु के चोल राज्य में क्या कार्य थे। तो जो ग्राम था परिषद और नाडु के चोल राज्य में क्या कार्य थे। तो क्या कार्य थे उनके, तो उनके कार्य थे न्याय और कर वसूलने के लिए, ठीक है। क्या काम था इनका, जो न्याय जो रहता था उस पर क्या वसूलते थे, टैक्स वसूलते थे, ठीक है बच्चों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किसानों की बस्तियां क्या कहलाती थीं। जो जहां पर किसान रहते थे वो बस्तियां क्या कहलाती थी, तो वो चोल राज्य में बस्तियां क्या कहलाती थी, और क्या कहलाती थी, और कहलाती थी, ठीक है। इससे आगे के क्वेश्चन हम अब अगले वीडियो में करेंगे बच्चों। इसी तरह सभी विषयों के वीडियो आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। बाय बाय बच्चों।